हुक्स में मैंने क्या बताया था, हुक लॉ में देखो स्ट्रेस जो होता है इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आपको बताया था मैंने स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, आपको बता भी रहा था स्ट्रेस स्ट्रेन, थोड़ा फिलॉसफी भी दिया था आपको, राइट। ओके अब देखो स्ट्रेस is equal to k, a constant k into strain. This constant is known as modulus of elasticity. This modulus of elasticity, it is fixed for a material. हर मटेरियल की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब एल्यूमिनियम की फिक्स होगी, कॉपर की फिक्स होगी, सिल्वर की फिक्स होगी। तो स्ट्रेस स्ट्रेन हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, फिक्स है हर मटेरियल। मैंने आपको कल मतलब लास्ट टाइम आपको मैंने ये पढ़ाया था। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, फिर से मैं आपको थोड़ा और डीप में पढ़ाना चाहता हूँ बिकॉज लास्ट टाइम टाइम थोड़ा कम था। ओके सो स्ट्रेस स्ट्रेन मैंने आपको क्या बताया था, जैसे देखो एक ऑब्जेक्ट है, ये इनिशियल पोजीशन पे मैं उसको खींचूंगा, आई पुल इट पुल इट पुल इट पुल इट पुल इट पुल इट पुल इट। मैंने पॉइंट ए से बी तक खींचा। जब मैं पॉइंट ए से बी तक खींच रहा हूं तो स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, दे आर लीनियर, दे आर व्हाट, दे आर लीनियर। and my material is what, my material is elastic. What do you mean by material is elastic? Material elastic होने का मतलब क्या है, it again reach back to its original shape. Okay, so मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा देता हूँ। पॉइंट ए, सो जो मेरा ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, it is different for, it is different, it is different for different material। मतलब कि हर मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन, हर मटेरियल का पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ए, ये क्या होगा, सब अलग अलग होगा। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी my material shows elastic behavior, my material shows elastic behavior। एंड दूसरा पॉइंट, फ्रॉम ए टू बी my material it is linear, linear relation between stress and strain। मेरे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में लीनियर बिहेवियर है। देख के पता चल रहा है, कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टिल नाउ, आ रहा है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या है, लीनियर रिलेशन दिख रहा है आपको, राइट, स्ट्रेट लाइन है। ओके, और ए टू बी में माय मटेरियल फॉलो हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। क्यों, क्योंकि देखो लीनियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। अब देखो बी से सी में क्या होता है, अब पॉइंट बी क्या है मेरा, पॉइंट बी से जब मैं ऊपर जाऊंगा, व्हेन आई गो अबव पॉइंट बी, अब मेरा मटेरियल is not elastic, my material from point B to point C, my material is initially elastic। अब मैं इसको दो पॉइंट में डिवाइड कर सकता हूँ, B2 सपोज ये पॉइंट हो गया B2 x ले लो,
फिर x टू c ले लो, या फिर मैं इसको एडिट कर देता हूँ, ये b टू c कर देता हूँ और ये c टू d कर देता हूँ. So from point B to point C, my material shows initially elastic behavior. My material shows initially elastic behavior. My material is elastic. I hope आपको पता होगा elastic behavior क्या होता है. Elastic means the material को छोड़ता हूँ तो initial position पे आ जाता है. When I leave a material after pulling it, it comes back to initial position. ठीक है? But it is not linear. It is not linear. Not linear between stress and strain. लेकिन नॉट लीनियर रिलेशन बोल सकते हैं, नॉट लीनियर रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. लेकिन क्या है, बी टू सी में क्या होगा, जब मैं मटेरियल को छोड़ूंगा तो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. अब अगर मैं सी से ऊपर गया, इफ आई गो अबव सी, फ्रॉम सी टू डी, इफ आई गो फ्रॉम सी टू डी, यहाँ पे क्या हो गया, नाउ माय मटेरियल इज प्लास्टिक. नाउ मटेरियल इज शोइंग विच बिहेवियर, नाउ मटेरियल इज शोइंग माय प्लास्टिक बिहेवियर. मतलब प्लास्टिक बिहेवियर में क्या होगा, my material cannot recover original shape and size. Material cannot recover original shape and size. So this is what difference from C to D. अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क्स कर देता हूं. तो ये C पॉइंट है मेरा. इस पॉइंट में कुछ स्ट्रेस होगा, इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट. इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक लिमिट. वेट अ मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा साइड का, राइट? मैं एक मिनट वीडियो बंद कर देता हूं. दिस सी पॉइंट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट. और इस पॉइंट को एक और नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम होता है यील्ड पॉइंट. इसका यील्ड पॉइंट नाम क्यों दिया है, बिकॉज इसके ऊपर मेरा मटेरियल क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा. ये लास्ट लिमिट है. और इस स्ट्रेस को बोलते हैं, इस स्ट्रेस को, जिस स्ट्रेस पे मेरा मटेरियल आखिरी इलास्टिक प्रॉपर्टी दे रहा है, उसके ऊपर इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं देगा, इस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रेस को बोलते हैं, दो नाम है, ठीक है. पहला है यील्ड स्ट्रेस, क्यों, क्योंकि ये यील्ड पॉइंट तक आ रहा है. लिमिटिंग स्ट्रेस मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, उसके ऊपर मटेरियल क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा. कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर. सर ये बेसिकली मतलब आपके की कॉन्सेप्ट पार्ट को क्या कहते हैं? क्या क्या बोल रहे हो सर? हाँ सर आप इसमें यही बता रहे हो ना कि कॉन्सेप्ट पार्ट, सर इसमें मैं मटेरियल का बिहेवियर भी बता रहा हूँ, को क्या कहते हैं, मटेरियल का बिहेवियर भी बता रहा हूँ. देखो ए टू बी क्या है, इलास्टिक बिहेवियर है. बी टू सी क्या है, इलास्टिक है लेकिन नॉन लीनियर है. सी टू डी क्या है, प्लास्टिक बिहेवियर है. अब जो सी पॉइंट है, जो मेरा सी पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस और लिमिटिंग स्ट्रेस. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मेरा मटेरियल प्लास्टिक हो जाएगा. व्हाट इज यील्ड स्ट्रेस? आई जस्ट टेल यू द डेफिनेशन ऑफ यील्ड स्ट्रेस. यील्ड स्ट्रेस इज अ maximum value of stress up to which material is elastic. आ रहा है समझ में? और ये जो पॉइंट है, यस इस सर, पॉइंट को क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट. इस पॉइंट को आया समझ में?
अब यहां तक C2D क्या है मेरा, C2D my material becomes plastic, C2D my material becomes plastic. एंड फिर C2D आप एक और चीज देखोगे, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है फ्रॉम C2D, फॉर स्मॉल स्ट्रेस, फॉर स्मॉल स्ट्रेस strain is very high. देखो मैंने देखो कितना स्ट्रेस C2D में देखो कितना स्ट्रेस है, C2D में स्ट्रेस कितना है, C2D में स्ट्रेस कितना है, C2D में इतना स्ट्रेस है, देखो डिफरेंस, ये C है ये D है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस ऑफ C एंड D. लेकिन देखो स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन कितना है, मतलब क्या C2D में क्या हो रहा है, द डिफॉर्मेशन इज वेरी हाई. और कौन सा डिफॉर्मेशन है, दिस इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, सर स्ट्रेन की डेफिनेशन बताई थी, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, याद आ रहा है? यस सर कल बताया था. हाँ, प्लास्टिक पिछली क्लास. डिफॉर्मेशन, हाँ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज वेरी हाई. कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? अगर आपको कुछ पुरानी डेफिनेशन याद नहीं हो तो बताओ. यस सर. आ रहा है? तो मतलब क्या C2D में क्या होगा मेरा हाईली, देखो अब अगर आप फिगर देखोगे, देखो कितना एकदम से खिंच रहा है, so much it is pulled from C2D और it is about to tear now. देखो क्या हो गया, उस पे रप्चर हो रहा है. अब देखो अगर मैंने अब यहां से छोड़ा ना ऑब्जेक्ट को, इट विल नॉट कम बैक टू ओरिजिनल शेप. जो इसका ओरिजिनल शेप था इट विल नॉट कम बैक टू ओरिजिनल शेप. सी के बाद जितना आप खींच दोगे उसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, अब वो नहीं आ सकता. अब देखो डी के बाद क्या होगा, फ्रॉम पॉइंट डी, पॉइंट डी के बाद क्या होगा, D2E. मैं आपको D2E यहाँ पे बता देता हूँ, ये पॉइंट सी है मेरा, ये पॉइंट डी है और ये ई होगा. अब डी के बाद क्या होगा, D2E. डी के बाद क्या होगा, मटेरियल पूरा क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, मटेरियल का पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा. अब डी के बाद क्या हो जाएगा, फ्रॉम D2E मटेरियल, if strain increases, if strain increases, stress decreases, and at point DE material breaks, material breaks. अब मटेरियल ब्रेक हो गया. अब देखो डी पॉइंट को क्या बोलते हैं, डी पॉइंट को क्या बोलते हैं, जो ये स्ट्रेस है डी पॉइंट पे, जो डी पॉइंट पे स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को बोलते हैं SU. जैसे सी पॉइंट पे क्या बोलते हैं, SY. SU क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस. अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस मतलब तो मैक्सिमम स्ट्रेस ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है, उसके बाद टूट जाएगा. जैसे आप बोलते हो ना, जैसे सपोज आपका स्कूल हुआ 5 घंटे, ठीक है, 1 घंटे पढ़ा बहुत खुश, 2 घंटे पढ़ा, अब स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ रहा है, 3 घंटे, 4 घंटे, अब उसके बाद 5 घंटे हुआ तो क्या हो गया, उसके बाद आपका अब लीनियरिटी बिगड़ रही है, मतलब आप बोल रहे हो हद से ज्यादा पढ़ाई हो गया, अब और नहीं झेल पाऊंगा. फिर बोलते चलो कोचिंग चैतन्य ट्यूटोरियल्स, आज अनुपम सर 2 घंटे क्लास लेंगे, 1 घंटा होता है, 6 घंटे हो गए क्लास. अब आप हो गए हो प्लास्टिक हो गए हो, मतलब जो अब आपको प्रेशर आ रहा है आप हैंडल नहीं कर सकते हो. अब 7 घंटे हो गई क्लास, फिर बोलते हैं कि आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास केमिस्ट्री की 3 घंटे स्कूल की, अब क्या हो गया, आपका ब्रेक डाउन हो गया, अब 10 घंटे पढ़ लिया, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अब इससे ऊपर नहीं होगा.
अब इससे ऊपर पढ़ा है तो क्या करोगे, मोबाइल को तोड़ के फेंक दोगे ताकि 2 महीने पढ़ाई ना हो। मोबाइल तोड़ दोगे, ऑर्डर है ही नहीं मोबाइल, तो पढ़ाई नहीं होगी, राइट। तो दिस इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब ऑब्जेक्ट जितना स्ट्रेस, जितना उस पर आप फोर्स लगा के उसको खींच सकते थे वो मैक्सिमम लिमिट तक है। अब उसके सर के ऊपर पानी चढ़ गया है, अब उससे ज्यादा नहीं कर सकता। अगर अब मैंने उससे ज्यादा किया तो क्या हो जाएगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो डी के ऊपर अगर थोड़ा भी हमने खींचा मटेरियल को, थोड़ा भी स्ट्रेन किया, तो क्या हो गया, वो सुसाइड कर लिया उसने, या ब्रेकिंग हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, मटेरियल ब्रेक हो गया, मटेरियल ब्रेक्स। तो इस स्ट्रेस को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो 3 स्ट्रेस, यील्डिंग स्ट्रेस SY, टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। Yielding stress is the point where material change from elastic to plastic. Elastic to plastic. Ultimate tensile stress is what? वो stress the object maximum limit तक hold कर सकता है. Is the maximum stress object can hold before breaking. I hope आप कनेक्ट कर पा रहे हो, राइट? कितनों को आया समझ में? कितनों को पूरा समझ में आ गया? जयदीप आ रहा है, महक, कल्पना, प्रत्युष, तो ठीक है। अब देखो, अब जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होता है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होता है, अब देखो कई बहुत तरीके का होता है। समटाइम इट इज लाइक दिस, ऐसे जाएगा A to B, फिर B to C ऐसे जाएगा, यहां तक इलास्टिक है, उसके बाद प्लास्टिक होगा कुछ ऐसा, C to D जाएगा, फिर D के बाद E जाएगा। तो कई मटेरियल में जो D और E है काफी गैप होता है, मतलब ब्रेकिंग, जो बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस प्लस ब्रेकिंग स्ट्रेस, जिसको ब्रेक होता है, काफी गैप होता है। द गैप इज वेरी हाई। कई मटेरियल्स में क्या होता है, कई मटेरियल्स में इलास्टिक रहेगा, फिर थोड़ा नॉन लीनियर होगा, आफ्टर दैट इट बिकम्स प्लास्टिक, फिर जो डी है और ई है उसमें कुछ गैप ही नहीं होता। तो देखो जिसमें डी और ई में गैप बहुत कम होता है, ये मटेरियल बोलते हैं हम ब्रिटल। ब्रिटल जिसमें डी और ई में ज्यादा गैप होता है उसको बोलते हैं डक्टाइल। आप में से कितनों को ब्रिटल एंड डक्टाइल के बीच में डिफरेंस पता है? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटल एंड डक्टाइल? ब्रिटल क्या होता है, जो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, राइट, कांच की तरह, लाइक कांच, राइट। और डक्टाइल मतलब क्या, इट कैन बी मेड इनटू थिन वायर्स। तो डक्टाइल जिसका डी और ई में ज्यादा गैप होता है, दे आर डक्टाइल के मटेरियल्स, दे कैन बी मेड इनटू वायर्स। और जिनका डी और ई में बहुत कम गैप होता है, दे आर ब्रिटल, लाइक वी कैन से NaCl, तो सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सारे मटेरियल्स होते हैं तो डायरेक्ट टूट जाते हैं। कांच हो गया, ग्लास। अब देखो कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन लीनियर ही नहीं है। देखो ये स्ट्रेस स्ट्रेन स्टार्टिंग से नॉन लीनियर है, इट इज इलास्टिक, इलास्टिक है, इट इज इलास्टिक, इट इज इलास्टिक बट नॉन लीनियर। मतलब बाकी मटेरियल का जैसे B2C पार्ट है, इलास्टिक एंड नॉन लीनियर, इलास्टिक बट नॉन लीनियर, इसका स्टार्टिंग से इलास्टिक एंड नॉन लीनियर है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका रबर बैंड।
अब देखो ये किसका फिगर है पता है आपको? दिस इज द फिगर ऑफ योर आरोटा। आपने आप बायो के स्टूडेंट हो, आपको पता है आरोटा क्या होता है? बायो स्टूडेंट्स, हार्ट की एक वो होती है ना, पाइप होती है जिससे ब्लड फ्लो होता है। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? हाँ, अच्छा आउटा, अच्छा मैंने उल्टा लिखा है क्या? चलो ठीक है, ये सही है जयदीप, अब मैं बायो स्टूडेंट नहीं हूँ तो ठीक है, इसलिए आप सोचोगे कौन सा टर्म आ गया, तो हम बायो स्टूडेंट को नहीं पता और फिजिक्स के टीचर को पता है। व्हाट इज दिस यूनिक टर्म? चलो ठीक है, अब देखो ये आयोटा का है स्ट्रेस स्ट्रेन, लार्जेस्ट आर्टरी इज नोन एज आयोटा। चलो ठीक है, लेकिन मैंने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा था तो मुझे याद है। अब देखो रबड़, तो ये जो मटेरियल होते हैं दे आर इलास्टिक बट नॉन लीनियर, or I can say material which don't tell they are elastic but don't follow Hooke law, don't follow Hooke's law at all। तो देखो ये एटलीस्ट ए टू बी में तो हुक लॉ फॉलो कर रहा है, प्रोपोर्शनल है, एटलीस्ट ये भी कुछ पॉइंट ए टू बी में फॉलो कर रहा है। अब ये देखो कहीं पे भी फॉलो नहीं कर रहा हुक लॉ, कहीं पे भी लीनियर नहीं है, हमेशा नॉन लीनियर है। इन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स वो मटेरियल, हुक लॉ क्या होता है? हुक लॉ सेज दैट स्ट्रेस स्ट्रेन लीनियर है मटेरियल पे। ये देखो, अब ये मटेरियल देखो, ए टू बी क्या है? लीनियर है, राइट? तो यहां तक ये हुक लॉ फॉलो हो रहा है। बी टू दिस पॉइंट आई एम नॉट फॉलोइंग हुक लॉ। एक्चुअली हुक ने क्या बोला कि हर इलास्टिक मटेरियल हुक लॉ फॉलो करता है, लेकिन हर इलास्टिक मटेरियल हुक लॉ फॉलो नहीं करता है। इलास्टिक मटेरियल एक रेंज तक हुक लॉ फॉलो करता है, ठीक है, लेकिन अगली उसके आगे वो दो, इट में बी इलास्टिक बट इट डोंट फॉलो हुक लॉ। हियर इट इज इलास्टिक बट इट फॉलो हुक लॉ, और यहाँ पे तो फिर प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक होने का तो हुक लॉ की बात ही नहीं रहती, क्यों? क्योंकि वो डिफॉर्म हो जाएगा परमानेंटली। कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ बहुत डीपली, क्योंकि इससे पक्का एक क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही है, इस ग्राफ से ही आएगा। कितनों को आ रहा है समझ में अच्छे से? अभिषेक, जयदीप, कल्पना, साहिल, सोनाली, सुशील, शिवम। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर का फाइनल पार्ट है, कंक्लूडिंग पार्ट। अब हम कौन से पोर्शन की बात करेंगे? हम स्ट्रेस स्ट्रेन के जो हमारा ग्राफ है उसमें हम ए टू बी पोर्शन, जहां पे इलास्टिक प्लस लीनियर है, यस, ये क्या है? इलास्टिक नॉन लीनियर। डोंट फॉलो हुक लॉ।
चले आगे। सर बोलो। सर यहाँ पर लीनियर है कि नॉन लीनियर है, कैसे पता चलेगा? लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, नॉन लीनियर मतलब ऐसा घूमते हुआ आ रहा है। देखो टर्न होता है तो नॉन लीनियर, स्ट्रेट मतलब लीनियर। ओम्स लॉ का ग्राफ बनाया है कि नहीं पिछले साल बीआई का प्रैक्टिकल फिजिक्स लैब में? यस सर। आगे समझ में? देखो ये पूरा नॉन लीनियर है। यस ये ए टू बी लीनियर है, बी टू सी नॉन लीनियर है, सी टू डी नॉन लीनियर है, डी टू ई नॉन लीनियर है। तो हुक, सर मतलब लीनियर फॉलो करता है ना हुक लॉ? देखो हुक लॉ क्या है? हुक लॉ एक रेंज में फॉलो होता है। देखो ए टू बी में फॉलो हो रहा है हुक लॉ। देखो मैंने लिखा है हुक्स लॉ, फॉलो हुक्स लॉ। बी टू सी इलास्टिक है बट इट डोंट फॉलो हुक लॉ। हुक ने क्या बोला? हुक ने बोला कि हमेशा ये लीनियर होगा, लेकिन इलास्टिक मटेरियल हमेशा लीनियर होगा। लेकिन बाद में पता चला कि इलास्टिक मटेरियल हमेशा लीनियर नहीं होता है। ए टू बी लीनियर है लेकिन बी टू सी इलास्टिक है बट नॉट लीनियर। आ रहा है कि नहीं समझ में? देखो इलास्टिक रेंज के दो पॉइंट, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। इलास्टिक होने से पहले वो थोड़ा नॉन लीनियर इफेक्ट देता है। जैसे मेरी एक सिस्टर है, मेरी सिस्टर गुस्सा होने से पहले क्या होता है? रोती है। जब मेरी सिस्टर रोने लगे मतलब मेरे को समझ में आ जाता है कि वो कहाँ गई है, इलास्टिक लिमिट पे आ गई है। और इससे पे वो इलास्टिक लिमिट से लेके प्लास्टिक पे जाए तो मैं थोड़ा शांत कर देता हूँ उसको। तो देखो वो एक बार रोना शुरू हो गई तो उसको मैं वापस पीछे ला सकता हूँ, इट शी कैन कम टू ओरिजिनल कंडीशन। बट सी वंस शी गो टू एंगर मोड, प्लास्टिक मोड में चली गई तो उसको कम से कम 2 महीने लगते हैं मुझसे बात करने में। इसकी रिकॉर्डिंग मेरी बहन को मत भेजना, ठीक है? यस सर, समझ गया सर। समझ गए? अच्छा वन मोर स्टूडेंट नोज दिस। ऐसे भाई बहन में होता है यूजुअली। भाई यस सर, देखो भाई बहन का हमारे घर ग्राफ रोज होता कैसे है जाता सर। है, देखो भाई बहन का ग्राफ कैसे जाता है। सॉरी, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। थोड़ा भाई बहन को गुस्सा करेगा, थोड़ा बहुत परेशान किया तो बहन मजाक मजाक में ले लेती है, थोड़ा ठीक है, वो वापस ठीक हो जाती है। फिर थोड़ा ज्यादा मजाक किया तो वो थोड़ा चिढ़ जा, रोने जैसी हो जाती है लेकिन वापस आ जाएगी, रिकवरेबल। थोड़ा सा लिमिट ऊपर हो गई मतलब ये इज क्राइंग, लास्ट स्टेज है। दिस इज इलास्टिक लिमिट, दिस इलास्टिक लिमिट यील्डिंग स्ट्रेस एस वाई। उसके बाद क्या होगा? वो सी बिकम व्हाट? प्लास्टिक। अब वो गुस्सा हो गया, अब वो नहीं होगी, सी बिकम प्लास्टिक। उसके बाद भी आपने उसको गुस्सा दिलाया, उसको आपने अल्टीमेट टेंसाइल स्टेज में हो गया, दिस बिकम्स अल्टीमेट टेंसाइल। फिर क्या होगा? आपके साथ कुछ ऐसा होगा जो आप पता नहीं आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। आप ब्रेकिंग पॉइंट पे आओगे, फिर आपके सिर पे एक हथौड़ा पड़ेगा और आपको, हाँ, दिस इज नाउ, दिस पॉइंट इज व्हाट? ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ए टू बी क्या है? ए टू बी इट फॉलोस हुक लॉ। बी टू सी दो इट इज इलास्टिक इट डोंट फॉलो। ये तो प्लास्टिक है एंड दिस इज गॉन नाउ। वो भी गए और आप भी गए, सब गए। अब आया समझ में? आई होप अब नहीं भूलोगे। यस सर। दुर्घटना, यस। अब देखो यंग मॉड्यूलस। अब देखो मैंने आपको तीन बताए थे, याद होगा? स्ट्रेस स्ट्रेन तीन टाइप के थे, ठीक है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन। एक आपको क्या बताया था मैंने?
लॉन्गिट्यूडनल, राइट? लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं, राइट, या कंप्रेस करते हैं। आइदर वी स्ट्रेच इट और वी कंप्रेस इट। एक होता है क्या, shear, और तीसरा क्या होता है, सॉरी, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, रिलेटेड टू वॉल्यूम, बल्क ऑल्सो वी से। देखो लॉन्गिट्यूडनल में दो टाइप के थे, याद आ रहा है? जब हम खींचते थे इट इज नॉन एज टेंसाइल, और दबाते थे तो कंप्रेस। शेयरिंग का शेयरिंग ही रहता था, वॉल्यूम का बल्क का यही रहता था। अब देखो इसमें क्या होता था, इसमें स्ट्रेस रहता था क्या, एफ बाय ए, इसमें भी एफ बाय ए, इसमें भी एफ बाय ए, इसमें भी एफ बाय ए। इसमें क्या होता था, डेल्टा एल बाय एल, इसमें भी डेल्टा एल बाय एल। लेकिन इसमें डेल्टा एल क्या होता था, डेल्टा एल होता था इंक्रीमेंट इन लेंथ, राइट? इसमें क्या होता है, डेल्टा एल डिक्रीमेंट इन लेंथ, कितना छोटा हुआ। कितनों को याद आ रहा है, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? कुछ याद है कि नहीं, भूल तो नहीं गए? याद है? इसमें क्या होता था, डेल एक्स बाय एल। अब देखो ये मटेरियल रहता था, ये शिफ्ट होता था, राइट, ऐसे बेंड करते थे, तो ये मेरा क्या होता था, जो ये चेंज होता था इसको डेल एक्स बोलते थे, और ये एल होता था, ये कैपिटल एल भी लिख सकते हैं, डेल एक्स बाय कैपिटल एल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो कितने से ये बेंड हुआ, इसको हम क्या लिखते थे, टेन थीटा भी लिखते थे। और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, सी व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल we can write what, tan theta approximately theta। कितनों को ये पता है, मैंने बताया होगा, राइट? when theta is very small tan theta is equal to theta, sin theta equal to theta। याद है कि नहीं? यस सर। वैसे ही एक क्लास था क्या, वॉल्यूम वाला, इसमें वॉल्यूम चेंज होता था, तो हम लिखते थे डेल वी बाई वी, राइट, डेल वी बाई वी। आ रहा है आपको? अब यंग्स मॉड्यूलस, अब देखो इन तीनों के, लॉन्गिट्यूडनल, शेयरिंग एंड वॉल्यूम, इन तीनों के मॉड्यूलस हैं, ठीक है? एक मिनट रुकना, स्टूडेंट प्लीज वेट अ मिनट, एक मिनट रुक जाओ आप, आई जस्ट कंटिन्यू क्लास इन अ मिनट। ये मैं तीनों फिर से समझाऊंगा, मैं तीनों फिर से समझाऊंगा। थैंक यू, आप गए नहीं, विकेट्स उतने के उतने हैं, कोई विकेट नहीं गिरा, कोई आउट नहीं हुआ, राइट? टी ब्रेक, लंच ब्रेक। आवाज आ रही है आपको मेरी? चलो,
जब मैं छोटा था क्रिकेट देखता था ना, तो जब भी टी ब्रेक होता था मुझे डर लगता था, मुझे लगता था अब इंडिया की विकेट ना गिर जाए, क्योंकि खा पी के आते हैं, फिर क्या थोड़ा आलस आ जाता है। चलो मैं आपको ये सारे मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस क्या है ये सब समझाता हूँ, बहुत इजी है राइट। सी यंग मॉड्यूलस इज रिलेटेड टू फर्स्ट पार्ट, यंग मॉड्यूलस इज रिलेटेड टू फर्स्ट पार्ट, कौन सा लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल से रिलेटेड है फर्स्ट यंग मॉड्यूलस। तो देखो यंग मॉड्यूलस दो टाइप के लगता है, या तो मटेरियल खींचेगा या मटेरियल कंप्रेस होगा। अब सपोज ये मेरा एक मटेरियल है इनिशियली, सॉरी थोड़ा डायग्राम, Sir, voice is not coming. मटेरियल है, Sir, voice is not coming. voice is breaking, okay wait a minute, wait, अब ठीक आ रही है आवाज, इसमें वॉइस क्लियर ना हो? Yes, sir. मैंने अपनी जगह चेंज की, तो उसकी वजह से थोड़ा नेटवर्क में इशू हो गया होगा, मैंने आगे फिर से जगह चेंज की, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुझे चैप्टर खत्म करना है, होगा कि नहीं पता नहीं। आपको क्या लगता है हमारा दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा? हाउ मेनी ऑफ यू फील? हो जाएगा? चलो तो मैं कर दूंगा, तो ठीक है। अब देखो मैंने इसमें फोर्स लगाया उल्टा, आई हैव अप्लाइड फोर्स अबव, देखो तो मैं फोर्स ऊपर की तरफ लगाऊंगा तो क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, ठीक है। अब सी दिस इज कंप्रेस, नाउ इसकी लेंथ है इनिशियली L, यहाँ पे भी लेंथ है L, ठीक है। ये एरिया क्या, ये लेंथ चेंज इन लेंथ कितनी हुई, डेल्टा L, यहाँ पे भी चेंज इन लेंथ क्या है, डेल्टा L। अब ये देखो इसमें जो स्ट्रेस लगेगा उल्टा लगता है, मैंने आपको बताया था राइट। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज अप्लाइड बाय मटेरियल तो अगेन कम टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, आपको बताया था। स्ट्रेस क्या है, मटेरियल लगाता है अपने ओरिजिनल शेप और साइज में जाने के लिए, याद है कि नहीं आपको? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? Yes, sir. वेरी गुड। F ऊपर लगेगा, यहाँ पे F कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। अब देखो इसमें स्ट्रेस, अब मैं टेंसाइल का पहले बताता हूँ। स्ट्रेस विल बी, सर आपने स्ट्रेस को F लिया है क्या इधर? हाँ नहीं वो फोर्स है, उल्टा फोर्स सर लगाएगा, आपने F स्ट्रेस बाय को A लगेगा। नहीं स्ट्रेस F बाय A ही होगा, वो फोर्स उल्टा लगा रहा है, इसके उल्टा फोर्स लगा रहा है। ओके सर, ठीक है, और स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा L बाय L। अब देखो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस इसका दूसरा नाम क्या है, यंग्स मॉड्यूलस का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब यंग्स मॉड्यूलस मुझे बताता है मटेरियल कितना इलास्टिक है, कम इलास्टिक है या ज्यादा इलास्टिक है। अभी तक हम यही पढ़ रहे थे ना, कितना इलास्टिक है मटेरियल, ठीक है ना। मतलब इलास्टिक मतलब क्या, कितना वो अपना ओरिजिनल शेप लाने की कोशिश करता है, हाउ मच मटेरियल कैन ब्रिंग इट्स ओरिजिनल शेप, कितना ताकतवर है।
राइट, कितना ताकतवर है कि वो अपने शेप को चेंज ना होने दे, हाउ मच पावरफुल इट इज। सर डेल्टा एल क्या था? चेंज इन लेंथ। देखो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉड्यूलस को हम गामा से, ओके सर। गामा से, which is equal to stress upon strain। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। थोड़ा अच्छे से करेंगे, 4 मंजिल बिल्डिंग को जो 2 मंजिल बिल्डिंग में कन्वर्ट करेंगे। 4 मंजिल नहीं रखना, कितना रखना है, 2 मंजिल। तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, दिस इज माय यंग्स मॉड्यूलस। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, यंग्स मॉड्यूलस is equal to FL upon A delta N. This is Young's modulus. इसको Young's modulus ही बोलते हैं। इसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। कितनों को यहाँ तक समझ में आ रहा है? How many of you are able to understand? यस सर। अब देखो, जितना गामा बड़ा होगा उतना मटेरियल इलास्टिक होगा। मोर इज गामा, more material is more elastic. My material is more elastic. और मटेरियल इलास्टिक होने का मतलब क्या है? It don't allow the change in shape. It don't allow the change in shape. It don't allow. इसमें क्या हो रहा है, elongate हो रहा है पहले केस में, दूसरे केस में क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। So it don't allow elongation और कंप्रेशन। सर इलास्टिक और खींचने के बाद कह रहे हो क्या? सो इट मतलब वो कंप्रेशन और अलाउ नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा सर वो मेरे को? is required to change length of an object। कितनों का आया समझ में आता है? सर बोलो सर वो कब नहीं अलाउ करेगा बोलो। एलोंगेशन जब और उसका सर वो एलोंगेशन और कंप्रेशन कब अलाउ नहीं गामा करेगा? ज्यादा होगा, जब उसका गामा ज्यादा होगा, गामा मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये वैल्यू। अब देखो, अब ये हुक लॉ है, ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये क्या मेरा स्ट्रेस, ये मेरा क्या स्ट्रेन। अब देखो ये मैं ए टू बी, अब देखो बाकी पॉइंट जो बाकी एरिया है, जो ये नॉन इलास्टिक नॉन लीनियर है, फिर ये प्लास्टिक बनता है, फिर ब्रेकिंग होता है, ये सबको हटा दो, मैं ये एरिया मान ही नहीं रहा हूँ। ये तो मेरा ये पोस्ट से लगता है यंग्स मॉड्यूलस, ये कहाँ लगता है, ए टू बी, जहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो होता है, जहाँ पे हुक लॉ फॉलो होता है। अब देखो तो इसका स्लोप है ये थीटा, लाइन ए टू बी, देखो tan थीटा जो लाइन का स्लोप है, दैट इज ओनली इक्वल टू, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन व्हिच इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस। ठीक है प्रतीक? ओके, कितनों को क्लियर हो गया? सर एम क्या है सर? स्लोप होता है, m नहीं पड़ता, y इक्वल टू mx प्लस c।
बोलो, स्लोप तो पढ़ा करते थे। यस। चलो ठीक है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आई आस्क यू अ क्वेश्चन, देखते कौन बताता है। हु इज द जीनियस? बताओ, विच मटेरियल इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर? I can write. रबर। Steel is dash elastic than rubber. Yes, I'll again explain. Steel is more elastic or less elastic? क्यों? Why steel is more elastic? Because स्टील का डायमेंशन, स्टील को एलोंगेट और कंप्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। आप रबर पे ऐसे 2 मिली से खींच दोगे, स्टील को आप ऐसे नहीं खींच सकते, राइट? तो स्टील इज मोर इलास्टिक, स्टील इज मोर इलास्टिक। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक है, ठीक है। अब आपको मैंने फिगर दिया है, ठीक है, ये एक फिगर है। यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स का यंग मॉड्यूलस दिया, ये एनसीईआरटी से लिया है मैंने। यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स का यंग मॉड्यूलस दिया है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, यंग मॉड्यूलस मटेरियल का क्या होता है, फिक्स होता है। देखो, एवरी मटेरियल हैज फिक्स्ड यंग मॉड्यूलस। जैसे रेजिस्टिविटी फिक्स होती है मटेरियल की, वैसे उसका यंग मॉड्यूलस क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब द स्ट्रेस अपॉन, फॉर एवरी मटेरियल, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन is constant, is fixed for a material, is fixed for a material. अब आप बताओ, इन सब मटेरियल में से क्वेश्चन का आंसर है स्टील। who is the most elastic Steel. material? Steel. Why? Because it has maximum gamma. सर क्योंकि उसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा है, सबसे मैक्सिमम है। जैसे यंग मॉड्यूलस इंक्रीज होगा वैसे इलास्टिसिटी इंक्रीज होगी। हाँ, तो इसलिए देखो, आपके घर में क्या यूज करते हैं? आपने सुना है आरसीसी वगैरह स्टील से बनाते हैं, राइट? यस सर। राइट, पढ़ते हैं ना, क्यों आरसीसी स्टील से बनाते हैं? सी व्हाई आरसीसी is made of steel. RCC is made of steel इलास्टिसिटी because उसका गामा बहुत ज्यादा है। तो गामा जाने से क्या होगा, it holds lots of weight। आरसीसी मतलब सरिया जो लगते हैं ना, बीम, घर में तो बीम होती है, बीम होती है ना, तो घर की दीवारों पे लगती है, पिलर्स होते हैं। holds lot of weight but don't deform। मतलब उसका शेप चेंज नहीं होगा। सपोज आपने घर बनाया, सपोज आपने बिल्डिंग खड़ी की, ये 2 पिलर है, आपने इसमें घर खड़ा किया। अब देखो, अगर इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा, 1 मंजिल बनाया, ठीक है, अगर इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा नहीं होगी तो क्या होगा, जब आप 2 मंजिल बनाओगे तो क्या होगा, अगर इसकी इलास्टिसिटी लेस होगी तो क्या हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा बी। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका घर आप पे ही गिर जाएगा। तो इलास्टिक, इसलिए बीम बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते ना, कुछ घर गिर जाते हैं, कुछ ब्रिज गिर जाते हैं, बोलते नहीं ये कैसा ब्रिज बना दिया, गिर गया, थोड़ी तूफान आया, 2 साल में गिर गया, 1 साल में गिर गया, घर गिर गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घपला मार देते, बीम पे घपला मार देते। तो हाई क्वालिटी, उसका गामा इतना हाई नहीं रहता, बीम का गामा बहुत हाई होना चाहिए। मतलब उसमें आप 200 न्यूटन दो, 200 न्यूटन, 400 न्यूटन दो, 20,000 न्यूटन, उसका जो लेंथ है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर ही चेंज होना चाहिए। इट शुड नॉट गो मोर देन 1 सेंटीमीटर। कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट?
बस एक ही बच्चे को आया, दो को ही आया, इतने बच्चे, मेघा, सोनाली, अभिषेक, आदिश, यस सर। प्रत्युष आया। चलो वेरी गुड। चलो अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो, a structural steel rod has radius of 10 millimeter and length of 1 meter. A 100 kilonewton force stretches it along its length. अब तो ये मेरी स्टील रॉड है, उसका रेडियस कितना है? देखा सरिया, सरिया, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन सरिया? वो लोहे का रहता है, छत पे निकला रहता है, वो यही है स्ट्रक्चरल स्टील रॉड। इसको बहुत अच्छे से बोला है, लेकिन हमारी भाषा में बोले तो क्या है? असरिया एज अ रेडियस, उसकी चौड़ाई कितनी है रेडियस की? 10 मिलीमीटर, एंड लेंथ कितनी है? 1 मीटर। 10,000 किलोमीटर फोर्स स्ट्रेचेस, इसको एक फोर्स खींच रहा है, क्या है? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर फोर्स स्ट्रेचेस इट अलोंग इट्स लेंथ। फाइंड द स्ट्रेस। स्ट्रेस कहाँ लगेगा? उल्टा लगेगा, स्ट्रेस इसका उल्टा लगेगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस? कौन बताएगा मुझे? फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन फोर्स एरिया। बाय एरिया। फोर्स कितना है? फोर्स अपॉन एरिया 100 into 1000, राइट? किलो न्यूटन को 10 न्यूटन में आएगा करो। आंसर। एरिया क्या होता है? रेडियस है, यस सर। राइट? रेडियस है, तो क्या करेंगे हम? पाई आर स्क्वायर करेंगे कि नहीं? तो 1000 यस सर। 10 की पावर 5 अपॉन पाई क्या हो जाएगा? 3.14, या 22/7 भी ले सकते हो। आर क्या हो जाएगा? अब देखो ये मिलीमीटर है, समझ लो, 100। मिलीमीटर। मिलीमीटर मतलब 10 into 10⁻³ मीटर। तो क्या हो जाएगा ये? 10⁻²⁻² मीटर। 10⁻⁻, स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर होता है, -4 होगा। दिस इज माय स्ट्रेस। और देखो 10 into 10 की पावर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 9 अपॉन 3.14। अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करोगे तो ये कुछ आएगा 3.3 into 10⁻⁹। अब स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यू कैन इवन राइट इट एज 3.3 into 10⁹ पास्कल भी लिख सकते। कितनों को आया यहाँ तक समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड? आ रहा है समझ में क्वेश्चन? सर 1 into 10⁻⁹ होगा ना सर? 1 है क्या? सॉरी, 1 2 3 4 5 + 4, तो इसको 8 कर देते, चलेगा? आया महक समझ में? एक विकेट गिर गया, कोई तो विकेट, एक बैट्समैन आउट। तो हमारी ओपनिंग खत्म हो गई सर मैं हूं ना। ओपनर, एक ओपनर आउट हो गया। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। यस सर, आ गया समझ में। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? रिपीट। यस। अब देखो, मुझे स्ट्रक्चरल रॉड का रेडियस दिया है, इसकी लेंथ दी है, इस पे फोर्स लग रहा है, तो इसको खींच रहा है। क्या मतलब? ये टेंसाइल है, राइट? टेंसाइल खींचना मतलब क्या? खींचना मतलब टेंसाइल। तो इस पे क्या लग रहा है? इस पे लग रहा है ये टेंसाइल। अब स्ट्रेस उल्टा लगेगा, राइट? स्ट्रेस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है? 100 किलो न्यूटन। तो 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होगा? 3.14 into आर। आर क्या होगा मेरा? 10 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो -3 आएगा।
तो 10 into 10 raised to power -3 क्या होगा? 10 raised to power -2. अब r स्क्वायर है, ये r है मेरा 10 raised to power -2. r स्क्वायर क्या आएगा? 10 raised to power -4. अब सॉल्व कर दो. अब इसको मैं एक स्टेप और करता हूँ. 10 raised to power 5 into ये ऊपर आएगा 10 raised to power 4 upon 3.14, which is equal to 10 into 10 की पावर 8 upon 3.14. अब आया जयदीप, फिर मैंने कुछ नहीं किया, डिवाइड कर दिया. 3.3 into 10 raised to power 8 मीटर पर न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोल सकते हैं. नहीं, ऐसे नहीं रहता. देखो -2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 10 raised to power -2 का स्क्वायर पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 10 raised to power -4 होता है. पावर में मल्टीप्लाई होता है. आया समझ में? क्लियर? कल्पना आया? वेरी गुड. गौरव को भी आया. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब इसमें और आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में? दे आर आस्किंग, स्ट्रेस तो पूछ लिया, elongation of wire and strain on the rod. अब देखो, अब elongation मतलब क्या पूछ रहा है? डेल्टा एल, ये बी पार्ट है, और सी पार्ट क्या पूछ रहा है? डेल्टा एल बाय कैपिटल एल, राइट? स्ट्रेन, राइट? अब देखो ये कैसे करेंगे. मेरे को क्या क्या दिया है? मुझे गामा दिया है. गामा कितना है? देखो, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील रॉड इज 2 into 10 raised to power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो गामा है मेरा 2 into 10 raised to power 11. मेरे को स्ट्रेस दिया है, मैंने सॉल्व कर लिया. स्ट्रेस 3 into 10 raised to power 8. ठीक है, और मुझे क्या दिया है? मैंने एक ही डेसिमल नहीं लिया, ताकि अभी लॉन्ग कैलकुलेशंस ना हो, तो डिवीजन में बहुत टाइम जाएगा. मुझे चाहिए क्या? स्ट्रेन. अब देखो, गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. 2 into 10 raised to power 11 is equal to 3 into 10 raised to power 8 upon strain. स्ट्रेन क्या हो जाएगा? 3 into 10 raised to power 8 upon 2 into 10 raised to power 11. क्या आएगा आंसर? 1.5 into 10 raised to power -3. अब देखो, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती. तो मेरा ये डेल्टा एल बाय एल जो थर्ड है स्ट्रेन आ गया. क्या आ गया मेरा थर्ड पार्ट? 1.5 into 10 raised to power -3. आ रहा है समझ में? यस टेंशन तो नहीं आ रहा? सर. बोलो. सर लेफ्ट साइड में 10 की पावर 9 होनी चाहिए ना? भाई मैंने एक 10 बाहर निकाल लिया ना डिवाइड करने के लिए. ओके सर. अब सेकंड पार्ट क्या है? डेल्टा एल, राइट? चेंज इन और एलोंगेशन. एलोंगेशन पूछा कितना बड़ा है. अब इसको आगे कंटिन्यू कर देते हैं. अब देखो, डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू 1.5 into 10 raised to power -3. अब मुझे एल दिया है. देखो, व्हाट इज एल? एल इज 1 मीटर, गिवन और नॉट? सो आई हैव एल इक्वल टू 1 मीटर गिवन टू मी. तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई कर दो. 1.5 into 10 raised to power -3 into कैपिटल एल. कैपिटल एल 1 है, तो डेल्टा एल क्या आ जाएगा मेरा? 1.5 into 10 raised to power -3 मीटर्स. मतलब आप खुद ही सोचो, सरिये पे मैंने कितना वेट लगाया? कितना?
इतना न्यूटन मैंने वेट लगाया है और कितना खींचा वो 1.5 into 10⁻³ और आई कैन से 1.5 मिलीमीटर खींचा बस। सोचो कितना कम मार्जिन है, मतलब इतना फोर्स लगा रहे हो, कितना खींच रहा है वो, बस इतना ही खींच रहा है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया, ताकि आपको प्रैक्टिकल आपका जो घर बनता है उसका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, कितना सिविल इंजीनियरिंग का आपका घर बनाते हैं, कितना सोचते हैं, इसलिए तो इतना महंगा रहता है घर। कितना वो क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब देखो मैं स्टील की जगह, अब पीछे ग्राफ में आता हूँ राइट। यस अब मैं सपोज स्टील की जगह कुछ और यूज करता, अगर स्टील की जगह मैं कॉपर यूज करता तो क्या होता, इतना ज्यादा वेट में, पहली बात तो महंगा बहुत होता, कॉस्टली बहुत होता, बहुत कॉस्टली होता। दूसरी बात, अगर मैं कॉपर यूज करता स्टील की जगह तो क्या होता, वो उसका गामा कम रहता राइट, गामा कम रहता तो क्या होता है, जो ये लेंथ है, ये लेंथ 1.5 नहीं होता, ये लेंथ ज्यादा होता। ये लेंथ क्या होता, राइट। अब देखो एल्यूमिनियम, अगर आप देखोगे एल्यूमिनियम का यंग मॉडुलस कितना कम है, एग्री करते हो कि नहीं? हमारा एरोप्लेन किससे बनता है, हमारा एरोप्लेन किससे बनता है? ये सेल टेक, हमारा एरोप्लेन एल्यूमिनियम से बनता है। और देखो एल्यूमिनियम का एरोप्लेन होता है, उस पर कितने सारे जेट्स लगे रहते हैं, इतने सारे लोग पे बैठते हैं, इतने सारे लोग बैठते हैं, तो वो टिका कैसे रहता है? उसका तो यंग मॉडल बहुत कम है, वो तो इतना बेयर ही नहीं कर सकता। इसका क्या बनाते हो, एलॉय बनाते हैं, एल्यूमिनियम का अलॉय बनाते हैं टू मेक एरोप्लेन। डायरेक्ट दे कैन नॉट मेक एरोप्लेन, सिर्फ एल्यूमिनियम का एरोप्लेन बना दे, नहीं, वो लाइट है लेकिन वो उसका यंग बहुत कम है, मतलब वो बहुत ज्यादा यंग है, इट इज वेरी यंग। यंग बच्चे बोलते हैं ना, बेटा तुम ये मत करो, तुम बहुत छोटे, मत करो, बाइक मत चलाओ, ये मत करो, तुम बहुत छोटे हो, तुम बहुत छोटे हो, बोलते हैं मैं कब बड़ा होऊंगा, राइट। वैसे एल्यूमिनियम इज आल्सो व्हाट, वेरी यंग। उसका तो क्या होता है, इट कैन नॉट लोड। अगर आप सिर्फ एल्यूमिनियम पे जेट और प्रोपेलर्स लगा लोगे तो वो बेंड हो जाएगा। अगर सपोज आपका एरोप्लेन है, उसके विंग से आपने एल्यूमिनियम में प्रोपेलर्स लगाए तो क्या हो जाएगा, वो ऐसे बेंड हो जाएगा और शायद टूट भी जाए। क्यों? क्योंकि उसका यंग मॉडुलस बहुत कम है। तो क्या करते हैं वो, व्हाट दे डू, दे मेक अ अलॉय सो दैट उसका यंग मॉडुलस बहुत ज्यादा रहे। ओके, ठीक है, पहला मॉडुलस। अब देखो बाकी मॉडुलस भी सेम, एक हो गया तो बाकी सब हो जाएंगे। क्लास हमारी कब तक रहती है, 6 बजे तक। देखो शेयर मॉडुलस को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, इसका सिंबल होता है जी। जैसे यंग मॉडुलस को क्या बोलते थे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वैसे ही शेयर मॉडुलस को क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, जी होता है। अब देखो जी क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सपोज ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ABCD है। अब मैं जब इस पे स्ट्रेस फोर्स लगाऊंगा, फोर्स कहाँ लगता है, प्लेन पे, राइट। यू अप्लाई फोर्स लाइक दिस, इसका क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। कैसा डिफॉर्मेशन होगा, ये कुछ ऐसा होगा, कुछ एंगल थीटा से मूव करेगा। अब लेंथ कितना मूव किया उसने, डेल्टा एक्स, इसका लेंथ कितना है, एल। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस विल बी व्हाट, फोर्स अपॉन जो ये एरिया है, ये सरफेस का एरिया है, सॉरी
ये वाला एरिया, इस सरफेस पे लग रहा है फोर्स, राइट, इस सरफेस पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है फोर्स, ऊपर वाला एरिया लगेगा, इस सरफेस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन विल बी change in length which is delta x, right, upon actual length. तो stress upon strain is equal to F upon area upon delta x upon L. अभी बिल्डिंग को थोड़ा छोटा करते हैं, FL upon A delta x. ये सिमिलर नहीं है पिछले के, कितनों को सिमिलर लग रहा है पिछले वाले के, isn't it similar? सेम टू सेम नहीं है, मतलब बहुत ही सेम, कितनों को लग रहा है यंग और बल, सॉरी यंग मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस सेम है, नहीं लग रहा? कल्पना, प्रतीक, हर्षल, महक सेम है कि नहीं? देखो जी क्या हो गया मेरा, F by A डेल अपॉन डेल एक्स एल। अब देखो जितना जी ज्यादा होगा, जितना जी ज्यादा होगा उतना बेंडिंग, उतना मटेरियल का, जितना जी ज्यादा होगा उतना बेंडिंग कम होगा, मतलब ऐसा बेंड कम होगा, राइट, जितना जी ज्यादा होगा उतना बेंडिंग कम होगा। अब देखो जी का एक और फॉर्मूला है, अब देखो ये x बाय एल क्या है, अगर ये थीटा है, ये थीटा से बेंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो इट बिकम्स tan थीटा। ओके स्टूडेंट, प्लीज शेयर योर अटेंडेंस। Which is approximately equal to theta। ठीक है, मैं 2 मिनट में कर रहा हूँ, ठीक है दीदी, बस ये कंप्लीट करके। स्टूडेंट बस 2 मिनट रुक जाओ, आई एम जस्ट एंडिंग। तो tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो देखो मेरा एक और फॉर्मूला आ जाएगा, राइट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का हो जाएगा F बाय A थीटा, विच इज क्या हो जाएगा F बाय A, आई कैन इधर राइट tan थीटा और आई कैन अप्रोक्सीमेटली राइट F बाय A थीटा। ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखो ये मटेरियल्स का मुझे क्या दिया है, जी दिया है। अब पता है सबसे ज्यादा कौन है मेरा मटेरियल, विच मटेरियल इज मोस्ट रिजिड, विच मटेरियल इज मोस्ट रिजिड। मोस्ट रिजिड मतलब क्या, इट डोंट बेंड, डोंट बेंड, डोंट बेंड मतलब जितना ज्यादा जी होगा, मतलब इसमें भी यही होगा क्या, टंगस्टन। टंगस्टन आया समझ में? अब देखो एक चीज और याद रखना, जो मेरा जी है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा अपॉन 3। जो मेरा टंगस्टन, जो मेरा रिजिड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का अप्रोक्सीमेटली 1/3 होता है, अप्रोक्सीमेटली 1/3 होता है। ठीक है, एक क्लास बचा था, वो 10 मिनट और लेता, बट समहाउ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने एक्चुअली 10 मिनट लेट स्टार्ट की, दैट्स व्हाई इट रिमेन। नेक्स्ट क्लास में 100% ये खत्म हो जाएगा, देन विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर। ओके, हम फ्लूइड्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वेरी नाइस चैप्टर, यू विल लाइक इट। उसके बाद हीट एंड टेंपरेचर है, फिर वेव्स वगैरह है। मुझे लगता है कि इस मंथ के एंड में आपका फ्लूइड्स हो जाएगा, या नेक्स्ट वीक मंथ की स्टार्टिंग में, फिर नेक्स्ट मंथ के एंड तक आपका हीट टेंपरेचर हो जाएगा। हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक 1 दिसंबर को किसका फिजिक्स पेपर है, कौन सा फिजिक्स पेपर है 1 दिसंबर को?
अच्छा क्या टॉपिक है आपका, सिलेबस क्या है? फर्स्ट बुक तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है। राइट, कल्पना हर्षल फर्स्ट बुक इज डन। आपका क्या है टॉपिक सिलेबस? जयदीप आपका क्या सिलेबस है? रोटेशन मैंने पढ़ा दिया है। चलो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। ओके, आई विल शो young's page again. Class is over students, you can leave. कहाँ से? थैंक यू वेरी मच। ठीक है हर्षल।